मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं ग्रामर का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वायस। आज वायस की बारी, वायस आपको पढ़ाते हैं। वायस, वायस का अर्थ होता है अभिव्यक्ति, वाच्य, स्टेटमेंट, अपने विचार को रखना। वायस क्या है और वायस की डिफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम आपको इसे बताते हैं। देखें, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब which expresses that subject itself does something. आइए इसका हिंदी अर्थ आपको बताते हैं, इसको समझाते हैं। द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया का एक रूप, विच एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता है, दैट कि सब्जेक्ट इटसेल्फ, कर्ता स्वयं, डज समथिंग, कुछ करता है। कार्य करने वाला स्वयं कुछ करता है। इस बात की पुष्टि हमसे वायस से मिलती है। वायस मुझे बताता है कि कर्ता स्वयं कुछ करता है। अब मान्यवर होता क्या है, आप जाने इसको, कि इसे दो फॉर्म में बांट दिया जाता है। कर्ता स्वयं किसी कार्य को करता है, इसको दो तरह से लिखा जाता है। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस। एक्टिव वॉयस क्या है? एक्टिव वॉयस के बारे में जानें। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट, क्रिया का ऐसा स्वरूप जो सब्जेक्ट को महत्व देता है, वो एक्टिव वॉयस है। मीन्स एक्टिव वॉयस के वाक्यों में सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, सब्जेक्ट को ही महत्व मात्र दिया जाता है, उसको सबसे पहले लिखा जाता है। और पैसिव वॉयस क्या है? अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब that gives importance to an object, क्रिया का एक ऐसा रूप जो ऑब्जेक्ट को महत्व देता है, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देता है। या ये कह लें कि एक्टिव वॉइस में लिखे जाने वाले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को महत्व देते हैं, और जब हमें ऑब्जेक्ट को महत्व देना होता है तो हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। ये इसका सही समाधान है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य, मीन्स कर्ता प्रधान वाच्य, कार्य करने वाले को प्रधानता दिया जाए। और ये है कर्मवाच्य, किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाए तो ये कर्मवाच्य है। अब जल्दी जल्दी इसके नियमों पर चलते हैं कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने के तरीकों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरा ख्याल है आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट को प्रधानता देना हो तो हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं। अब हम आपको एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम बताते हैं।
जिस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब होती है पैसिव वॉइस उन्हीं का बनता है। जिस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी पैसिव वॉइस उनका नहीं बनता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है इसके बारे में जाने। वह क्रिया जो अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को साथ में ले, या ये कह लें कि बिना ऑब्जेक्ट को अपना पूरा अर्थ न दे सके, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। वह क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना पूरा अर्थ न दे सके वो ट्रांजिटिव है, और वह क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना पूरा अर्थ दे, सेंटेंस को पूरा करे, वो इंट्रांजिटिव है। तो इसका पहला रूल आपको हम बताते हैं। ये मैंने लिखा, देखें कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम नियमों को जानते हैं। पहला नियम देखें, ट्रांजिटिव वर्ब इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, केवल ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी है जो कि पैसिव वॉइस में बदली जाती है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है उसको जाने। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी क्रिया है जिसको हिंदी में सकर्मक कहते हैं। सकर्मक क्रिया एक ऐसी क्रिया जो बिना ऑब्जेक्ट के अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाती है। जैसे देखें, ही लाइक्स, एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह पसंद करता है, कोई जवाब नहीं मेरे पास। अब ही लाइक्स हिम, वह उसे पसंद करता है। यह ऑब्जेक्ट के बिना अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाती है क्रिया, इसलिए ट्रांजिटिव है। और इसको जानने का तरीका क्या है, जब कभी भी हम व्हाट या whom से कोई प्रश्न करें, व्हाट या whom को जोड़कर इस वर्ब से प्रश्न करें और कोई अगर हमें आंसर मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। लाइक्स पसंद करता है, क्या पसंद करता है, टी। किसको पसंद करता है, हिम। लेकिन जैसे देखें, ही स्लीप्स, सोता है, क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं मिला। किसे या किसको सोता है, कोई उत्तर नहीं मिला, मीन से इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है और ये साहब ट्रांजिटिव है। जब भी किसी क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न करने पर कोई उत्तर मिले हमें तो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है साहब तो वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। जिस वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब होती है पैसिव वॉइस उन्हीं की बनाई जाती है। इंट्रांजिटिव वर्ब कैन नॉट बी चेंज्ड, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती। प्रश्न आपके दिमाग में आया, क्यों नहीं बनाई जा सकती भाई? क्योंकि पैसिव वॉइस लिखने का जो आशय होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देने के लिए ही तो हम पैसिव वॉइस लिखते हैं। जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं है तो फिर पैसिव वॉइस किस बात की? बात आप समझ रहे हैं? वह क्रिया पहले से ही पूर्ण है, उसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो फिर पैसिव वॉइस कैसी? फिर उसकी पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगी। तो देखें, दूसरा, तीसरा और चौथा मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में बताया। द वर्ब इज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल। पैसिव वॉइस का वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, उस क्रिया का तीसरा रूप। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज किया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस देखें, ही टीचेज इंग्लिश। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है
ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड, बदला जाता है इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट बना देंगे। इसका सब्जेक्ट हमने बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। द डूअर, डूअर मीन्स कार्य करने वाला। जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसको डूअर कहते हैं। कार्य करने वाला व्यक्ति तो वही है, कार्य करने वाला तो बदलेगा नहीं। डूअर इज रिटेन एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बाय, एट, विथ, टू, इन, एक्स्ट्रा। इनमें से किसी एक का प्रयोग करके जो उचित हो। इनका प्रयोग अलग अलग क्रियाओं के साथ होता है, मैं आपको बताऊंगा। प्रायः बाय का प्रयोग होता है, इन लोगों के लिए कुछ क्रियाएं हैं वो अंत में आपको बताऊंगा। तो बाय का प्रयोग करके हम इसको लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ही है ना, यहां ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। हिम को यहां लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाए, यानी टीचेज की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। और थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं लिखी जाती बिना हेल्पिंग वर्ब के। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय। इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। तो ये पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, और पैसिव वॉइस का और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाएगा। डूअर का यूज करेंगे, लास्ट में उसको लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ये इसका एक सामान्य रूप हो गया सब। अब इसके बाद क्या आपको जानना है कि कितने टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब यह एक विशेष प्रश्न आपके सामने आ गया साहब, कितने टेंस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, और उन सारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाती है। एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में होती है कि नहीं, हम अब इस बात को आपके सामने रखेंगे। ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा, द टेंसेज आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस आर फॉलोइंग। जो टेंस पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं वो ये हैं। देखा आपने, मैंने 8 टेंसेज हियर, 8 टेंस मैंने आपके सामने लिखा। इस चार्ट के माध्यम से आपको एक जानकारी होगी कि किस टेंस में पैसिव वॉइस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसके लिए आपको टेंस पहचानना बहुत जरूरी है। टेंस आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप पैसिव वॉइस बनाने में हेल्पिंग वर्ब को नहीं पहचान पाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज एम आर के साथ बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव के साथ बीन, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर लिखते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती है वाज वर के साथ बीइंग, पास्ट परफेक्ट में केवल हैड बीन होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल के साथ बी रहता है, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल के साथ हैव बीन लिखते हैं सब। ये आपके टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई पैसिव वॉइस की, ये 8 टेंस के। अब आपको हम इन्हें बदलना बताते हैं। इसके अलावा और भी वर्ब्स हैं और भी उसके फॉर्म्स हैं जो कि बदले जाते हैं। पहले इनको बता देते हैं, फिर आपको और भी हम बताते हैं। और कई फॉर्म होते हैं। आपको पता है कि केवल 8 नहीं बल्कि 12 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, और आज मैं आप लोगों को 12 टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के तरीके बताऊंगा। पहले इन 8 को समझें, वो 12 क्यों नहीं बनाए जाते, या ये क्यों कहे जाते हैं कि नहीं बनाए जाते। बनाए जाते हैं, उनके भी रूल्स हैं। पहले इनको देखें, फिर मैं उससे भी आपको बताता हूं। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक्टिव का। She helps him.
सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। इसका पैसिव वॉइस बनाना है साहब। इसका पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि हिम ऑब्जेक्ट होता है, उसका सब्जेक्ट ही हो जाएगा। टेंस देखिए कौन सा है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगा है। देखें प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या लगाते हैं? इज एम आर लगाते हैं। ही के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। हीज। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा जाता है हेल्प्ड बाय हर। ही इज हेल्प्ड बाय हर। बाय हर कैसे हुआ? ये सी है, सी सब्जेक्ट है और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। जब यहाँ अभी हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हर लिखेंगे, सी नहीं लिख देंगे। नाम को नहीं बदलते, लेकिन प्रोनाउन का सब्जेक्ट का फॉर्म अलग है और ऑब्जेक्ट का फॉर्म अगर अलग है तो उसको अलग ही लिखेंगे हम। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में हर लिखे, यहाँ बाई का प्रयोग किए, आपका पैसिव वॉइस बन गया। और दूसरा सेंटेंस देखें एक्टिव वॉइस में। राजू गेव मी 1 रुपी। देख रहे हैं एक सेंटेंस बहुत सिंपल सा, राजू गेव मी 1 रुपी। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? अरे इसमें ऑब्जेक्ट तो दो हो गए साहब, एक मी हो गया, एक 1 रुपी हो गया। ऑब्जेक्ट के बारे में जल्दी से जान लें। मी कौन सा ऑब्जेक्ट है जानते हैं आप? आपको पता होना चाहिए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम एनिमेट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। एनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमेट ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं सजीव कर्म। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दूसरी इंग्लिश के दूसरे वर्ड में लिखते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं निर्जीव कर्म। दो ऑब्जेक्ट आ गए, चिंता करने की बात नहीं, हम दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? चाहे यहां मी को पहले लिखें तो क्या हो जाएगा साहब? आई हो जाएगा। इसका पैसिव वॉइस देखें, आई हो जाएगा। अगर 1 रुपी को पहले लिखते हैं तो यहां हम 1 रुपी को लिख लेते हैं, दो सेंटेंस बनाते हैं। आई लिखा तो कौन सा टेंस है? गेव है। गेव मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स द रिमार्क ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज। आपने मी को यहां सब्जेक्ट बनाया, वाज लिखा, इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जब भी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे उसके तुरंत बाद आप अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, सॉरी थर्ड फॉर्म यहां लिखेंगे। क्या हो जाएगा? आई वाज गिवन। अगर उसके बाद कोई यहां ऑब्जेक्ट है तो हम पहले उसी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, बाद में हम डूअर को लिखेंगे। जो नए ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे उसको अंत में लिखेंगे। अगर यहां कुछ बचा है तो हम पहले उसको लिख देंगे। क्या बचा है साहब? 1 रुपी बचा है, फिर उसके बाद हो जाएगा यहां बाई राजू। समझ रहे हैं? सपोज करें अगर 1 रुपी से बनाते हैं तो 1 रुपी आपने लिखा, वाज लिखा, गिवन लिखा, उसके बाद क्या बचा? मी बचा। आप यहां मी लिखेंगे, फिर आप यहां लिखेंगे बाई राजू। यहां वाज इसलिए लिखा गया क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर होने के कारण यहां हमने वाज लिखा। बाई चांस अगर यहां प्लूरल नंबर होता, 10 रुपीज होता, तो यहां क्या लिखा जाता? 10 रुपीज वर होता। यहां वर लिखते हैं हम। ऐसा नहीं कि इसमें वाज लिखे तो हम यहां भी वाज लिख देंगे, ऐसा नहीं है। Always you have to use helping verb according to the number of your subject. सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब का नंबर लिखेंगे, क्योंकि मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये तरीका हो गया आपके पैसिव वॉइस बनाने का। कोई भी टेंस हो, यहां देख रहे हैं, इनमें से कोई भी टेंस हो, तरीका यही है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आपके सामने
इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, और किसी भी टेंस को अलग अलग करके हम नहीं बताएंगे, हर एक टेंस के सेंटेंस को एग्जाम्पल के रूप में रखेंगे और सॉल्व करेंगे, आप उसको समझेंगे, देखेंगे। लेकिन ये आपको रटा होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, पैसिव वॉइस में मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगना है, इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे। तो आगे हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल्स इन सारे टेंस के। वाक्यों का एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको पैसिव वॉइस का एक बहुत ही विशेष रूल बताने जा रहा हूं। हालांकि सारे टेंस के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, उनके हिसाब से आप सेंटेंस को बदलना भी सीखेंगे, लेकिन एक बहुत आवश्यक नियम है जिसे आप नहीं जानते हैं अथवा जानते हैं तो उस पर भरोसा नहीं करते हैं। तो मैं आज आपको पूरे प्रमाण के साथ बताऊंगा इसको। दरअसल बात यह है कि चार टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बदलने की बात कही जाती है कि इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यही एक लाइन कहकर इन्हें टाल दिया जाता है। वो चार कौन कौन से हैं देखें। वो चार हैं प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बताए जाते हैं कि इन चारों टेंस की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के आधुनिक परिवेश में इन चारों का पैसिव वॉइस बनाना अच्छा नहीं माना जा रहा है। ऐसी बातें हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यह बात बिल्कुल गलत है। हमने अध्ययन किया तो मुझे मिला कि बहुत अच्छे व्याकरणाचार्य, बहुत अच्छे ग्रामरियन जो हैं, मिस्टर मिचेल स्वान साहब, मिस्टर मिचेल स्वान साहब ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज ये बुक का नाम है। मिचेल साहब ने अपने इस पुस्तक के 458 ये पेज नंबर है। इस बुक के इस पेज पर, इस बुक के इस पेज पर उन्होंने लिखा कि इन चारों टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। अगर ये सेंटेंस कहीं लिखे हो पैसिव वॉइस में बदलना हो तो वहां यह नहीं कहा जाएगा कि इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आप जानें इसको, इनके पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूं कैसे है। ये बुक आपकी जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस से ये प्रकाशित होती है बुक आपकी। मिचेल स्वान साहब ने इसको लिखा है, पेज नंबर 458 पर यह बात है कि इन चारों टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है, और इनकी पैसिव वॉइस बनाने से पहले जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो उसके पहले आप बीइंग प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। उसका कारण यह है कि इन सब में आईएनजी फॉर्म होता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म होता है। जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं। ही हैज बीन टीचिंग हर फॉर 2 hours। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका पैसिव बनाना है। पैसिव बनाते समय आपको रूल्स पता है। इसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ हो जाएगा सी। हैज बीन होता है, हैज बीन आप लिखेंगे सी हैज बीन। उसके बाद टीचिंग है। जब भी किसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो उसका वास्तविक रूल जाने कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी हो और इसका पैसिव फॉर्म बनाना हो तो उसको हम बीइंग में बदल देते हैं साहब। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये रूल बिल्कुल जानते रहें। आईएनजी फॉर्म वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। यहां ये तो लिखे आप, लेकिन अब आप क्या लिखेंगे? बीइंग टॉट बाय हिम। आपने इस ही को चेंज किया, यहां हिम लिखा फॉर 2 hours। टाइम को अंत में ऐसे बनाए। किसी भी टेंस इन चारों में से कोई भी आए, पहली बात तो जाने कि सब में कॉन्टिन्यूअस है, सब में आईएनजी फॉर्म लगी होगी। आईएनजी फॉर्म लगी है, आपको उसका पैसिव बनाना है अगर, तो उसमें बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बाकी कुछ भी नहीं है इसमें अलग। यानी एक प्रकार से जाने कि 12 टेंस की पैसिव बनती है। आधुनिक परिवेश में लोगों ने कहना शुरू किया कि केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनाई जाती, या 4 की नहीं बन सकती है, या 4 के रूल्स नहीं है। ये सब बातें बिल्कुल मिथ्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। इन्हें जाने आप। 12 की पैसिव वॉइस बनती है। मैंने आपको प्रमाण भी दिया। मिस्टर मिचेल स्वान साहब ने अपनी पुस्तक प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज में पेज नंबर 458 पर लिखा, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रेस होती है, कि इन चारों टेंस की भी पैसिव वॉइस बन सकती है। बस इनके साथ करना क्या है साहब, कि आपको बीइंग जोड़ना है थर्ड फॉर्म से पहले। और बीइंग किसके साथ जोड़ा जाता है? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म से पहले बीइंग जोड़ा जाता है। ये निश्चित तौर पर आपके समझ में ये बातें आ गई होंगी। यानी चारों टेंस की पैसिव वॉइस इनकी भी बनाई जा सकती है। आइए हम आगे आपको अब और सेंटेंस के एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग। He did not solve this question। सेंटेंस एक लिखा गया, इसका पैसिव बनाना है। आपको जानना होगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, पहले उसको सब्जेक्ट बनाएं। दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ क्या लिखेंगे साहब? आप यहाँ लिखेंगे दिस क्वेश्चन। सिंगुलर नंबर है, इसका टेंस देखें। इफ डिड नॉट है मीन्स पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पैसिव वॉइस के लिए वाज और वर होती है। आप यहां क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे। अगर यहां क्वेश्चंस होता, दीज क्वेश्चंस होता, प्लूरल नंबर का कुछ होता, तो आप यहां वर लिखते। ठीक है, वाज लिखा आपने, मीन्स सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, निगेटिव सेंटेंस है। आप यहां नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद डूअर को लिखेंगे, कार्य करने वाले को, बाय हिम हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका बन गया। जैसे देखें एक्टिव वॉइस के और सेंटेंस देखें। हैड ही हेल्प्ड हर मदर।
एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, शुरुआत में यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, आप पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब को ही शुरू में लिखेंगे। हर मदर है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या होती है, हैड बीन होती है। हर मदर इधर ले आएंगे, पहले आप यहाँ हैड लिखेंगे क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ लिखी जाएगी। हैड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हर मदर। थर्ड फॉर्म जो होती है किसी भी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो थर्ड फॉर्म की पैसिव वॉइस क्या होती है, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे सेंटेंस में कभी भी थर्ड फॉर्म दिख जाए तो उसकी पैसिव वॉइस आप क्या होगी जानते हैं, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसको अलग अलग नहीं करेंगे, एक साथ रहने देंगे। हर मदर बीन हेल्प्ड बाय हिम। पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड तो लिखते हैं, लेकिन बीन को क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब भी किसी थर्ड फॉर्म की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म की पैसिव वॉइस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है सब। जैसे आईएनजी फॉर्म की पैसिव वॉइस क्या होती है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसी तरह से थर्ड फॉर्म की पैसिव वॉइस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो यहां हैड हो गया, हर मदर इधर ले आए, बीन और हेल्प लिखेंगे क्योंकि हमें इस वर्ब की पैसिव बनानी है। हमने बना दिया, सेंटेंस आपका सही है। और देखें यहां आ गया एक सेंटेंस, इसमें हु लगा है। यहां इसको बनाने के दो तरीके आपको बताता हूं। हु यहां आप लिखेंगे, हु के बाद आप सेंटेंस के टेंस देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां सिंगुलर नंबर है। हु वाज दिस पोयम, हु वाज दिस पोयम। उसके बाद आप यहाँ राइट का क्या लिखेंगे साहब, रिटेल लिखेंगे, फिर बाय लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हुम से इसको अगर आप बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा बाय हुम, उसके बाद फिर वाज लिखेंगे, दिस पोयम लिखेंगे, उसके बाद रिटेल लिखेंगे। सेंटेंस आपका बन गया। यानी हु वाले सेंटेंस दो तरह से बनाए जाएंगे। बाय हुम भी लिख सकते हैं, तब भी आप बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, रिटेल लिखेंगे। अगर बाय हुम नहीं लिखा है आपने तो बाय को अंत में लिखेंगे, लेकिन यहाँ जब लिखेंगे तो हु लिखेंगे सब। जैसे देखें सेंटेंस में हुम लगा हो पहले तो हुम कॉल्ड यू, किसको आपने बुलाया। काम करने वाला व्यक्ति यहां कौन है साहब, यू है। डूअर कौन है, यू है। लेकिन यहां कौन था, यहां हु था। अंतर देखें, जब हुम आता है तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप यहां हु लिखते हैं। हु वाज कॉल्ड बाय यू। ये यू है ना, यहां ही लिखेंगे इसको, लेकिन इसके पहले बाय का प्रयोग करें क्योंकि डूअर है, काम करने वाला यही है। जबकि यहां डूअर कौन था, यहां हु था। काम करने वाला यहां हु था, जबकि यहां हुम डूअर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। किसको आपने बुलाया, आप बुलाने वाले हैं, तो यहां हु लिखेंगे हुम का, और वाज लिखेंगे, फिर कार्ड लिखेंगे, बायो लिखेंगे। इस तरह से हु वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं सब। फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। फिर आगे देखें, हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड। एक सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। हाउ मेनी बुक्स से पूरा क्वेश्चन,
पूछने वाला वर्ड है, एक फ्रेज है, इसको आप यूं ही लिखेंगे। यहां लिखेंगे हाउ मेनी बुक्स आर रेड बाय यू। ये सेंटेंस आपका सही बसा। यहां डू है, इसके लिए था, लेकिन जब इसको आपने यहां लिख दिया है, आर इसके नंबर के अनुसार बदलेगा। यहां आर लिखेंगे, इच नहीं लिखेंगे। फिर देखें, हाउ मच मिल्क विल यू गिव मी टूडे। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे बनेगा साहब? देखें, यहां क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, हाउ मच मिल्क लिखा आपने, विल है, यहां विल ही होगा क्योंकि फ्यूचर इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब विल होती है। लेकिन विल के बाद आप यहां क्या लिखेंगे? हाउ मच मिल्क विल बी गिवन। समझ गए होंगे मेरा ख्याल है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में शैल विल के साथ भी लगता है। हाउ मच मिल्क विल बी गिवन मी बाय यू टूडे। ये हो गया सब। हाउ मच मिल्क विल बी गिवन मी बाय यू टूडे। यहां काम करने वाला कौन है, उसको आप ढूंढेंगे सब। आपने ढूंढा होगा तो दूध देने वाला कौन है? यू है, बाय यू आपने लिखा। ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। यहां आपने हाउ मच मिल्क को पूरा लिखा, फिर विल भी लिखा, गिवन मी हो गया, बाय यू टूडे। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है सब। जैसे एक सेंटेंस और देख लें, व्हाट आर यू डूइंग। क्या लिखेंगे इसका पैसिव वॉइस? व्हाट का व्हाट लिखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे। अब यही सब्जेक्ट भी हो गया, यही क्वेश्चन वर्ड भी है, इसी के नंबर के हिसाब से वर्ब लिखी जाएगी। यहां व्हाट इज बीइंग। बीइंग क्यों हो गया? क्योंकि इस डन को आपने चेंज किया तो क्या हो गया? बीइंग डन। ए डूइंग है ना, इसको चेंज किया तो बीइंग डन हो गया। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। ये हो गया सब। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। अब हम आपको आगे इंपरेटिव बताते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज बताते हैं पैसिव वॉइस। देखें, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट। जब भी हम इनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहां हम क्या लिखते हैं साहब? बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाती है साहब। जैसे देखें, ही कैन हेल्प यू। इसकी पैसिव क्या होगी? यू कैन बी हेल्प्ड बाय हिम। ठीक इसी तरह से इनके सारे रूल होते हैं, ये सभी कुछ भी आ जाए। जैसे देखें, मस्ट के साथ अगर हैव आ गया तो सी मस्ट हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? हिज ब्रदर को इधर ले आएंगे, हिज ब्रदर हो गया साहब।
मस्ट हैव, हिज ब्रदर मस्ट हैव बीन। बीन क्यों लिखेंगे? मैंने आपको बताया है जब भी कभी थर्ड फॉर्म हो तो बीन के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बड़ा आसान सा नियम है साहब। थर्ड फॉर्म हो, उसकी पैसिव वॉइस बनानी हो तो क्या करेंगे? उसके साथ बीन के साथ थर्ड फॉर्म लिख देंगे और कुछ नहीं है। मस्ट हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, हो गया। देख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी आता है, इनके साथ हम बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब सीधे हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की ओर। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में साहब आप जानते हैं कि आदेश, निवेदन या सुझाव की बातें होती हैं। आप इंपरेटिव सेंटेंस को जानते हैं, पढ़ाया गया है आपको। इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं, सीधे इस मुद्दे पर चलते हैं हम। देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, शट द डोर, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से सुने। जब किसी वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव वर्ब हो, शुरुआत में मेन वर्ब लिखी गई हो, उसको पैसिव वॉइस बनाने के दो तरीके होते हैं साहब। या तो आप लेट का यूज करें, लेट का जैसे ही यूज करेंगे वैसे ही आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेट द डोर। और थर्ड फॉर्म लिखने से पहले बी का प्रयोग करेंगे, शट हो, पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा रूल इसका, ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए शुड का प्रयोग करेंगे ऐसा, द डोर शुड, और बी लिखकर वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखेंगे। दोनों सेंटेंस सही है। इसी तर्ज पर हर सेंटेंस बनेगा इंपरेटिव का जिसके प्रारंभ में मेन वर्ब हो। फिर से देखें, ब्रिंग अ बुक फॉर मी, मेरे लिए एक किताब लाओ। इसको बनाएंगे तो लेट से क्या होगा, लेट अ बुक बी ब्रॉट फॉर मी, बन गया सर। शुड से बनाएंगे तो हो जाएगा अ बुक शुड बी ब्रॉट फॉर मी, शुड से हो गया सर। समझ में आया? दूसरा रूल इसका, जब भी किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली हो तो उसको कैसे बनाते हैं, देखें। प्लीज हेल्प मी, एक सेंटेंस आपने लिखा, इसकी पैसिव बनानी है आपको। आप क्या करेंगे, आप प्लीज को हटाएंगे और प्लीज या काइंडली की जगह आप एक फ्रेज लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर पूरे सेंटेंस को जोड़ देंगे, इन्हें हटा देंगे। यहां हो जाएगा साहब, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब किसी ने आपसे कहा कि ये तो पैसिव वॉइस है ही नहीं, आपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहां बदला, तो आप उनको बताइए कि ये पैसिव वॉइस ही है। आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस है, एक पूरा सेंटेंस है, ये अलग नहीं है। आपसे निवेदन किया जाता है मेरी सहायता करने के लिए, समझ गए ना? यू आर रिक्वेस्टेड, यार रिक्वेस्टेड जो देख रहे हैं ना आप, ये पैसिव वॉइस है। अगर आपको लगे कि सुझाव जैसा है, कुछ सलाह जैसा है, तो रिक्वेस्टेड की जगह आप वहां
एडवाइज्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे है बी गुड फॉर पुअर्स, गरीबों के प्रति नेक बनो या गरीबों के लिए नेक बनो। क्या लिखेंगे आप? यू आर एडवाइज्ड टू बी गुड फॉर पुअर्स। यू आर एडवाइज्ड टू बी गुड फॉर पुअर्स, इस तरह से इसको लिखेंगे हम। यू आर एडवाइज्ड टू बी गुड फॉर पुअर्स। देखिए सेंटेंस में सजेशन के लिए लेट अस प्ले। ये एक्टिव क्या है? इसका पैसिव बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहां आप लिखेंगे इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। ये सेंटेंस सही है साहब। अगर आ जाए लेट अस प्ले, नाउ यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, देन ऑलवेज यू हैव टू यूज इट इज सजेस्टेड दैट एंड यू विल चेंज अस इनटू अ नॉमिनेटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस वी, and to remove let you have to use here should. Now you will write here play, not played, no, because you have written third form of the verb and this sentence is passive voice. एक सेंटेंस और देखें, let us dance, फ्री हैं तो नाच लें, let us dance। कैसे बनाएंगे? यहां लिखेंगे साहब इट इज सजेस्टेड इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, लेट को रिमूव किया, शुड लिखा, वी शुड डांस। नाउ क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। काइंडली या रिक्वेस्ट आए तो यू आर रिक्वेस्टेड, मीन्स प्लीज अगर आता है, रिक्वेस्ट लगता है तो यू आर रिक्वेस्टेड। सलाह होती है तो यू आर एडवाइज्ड। इन दोनों के साथ टू लगाएंगे जरूर, और टू लगाकर सेंटेंस को जोड़ देंगे, उसमें से काइंडली या प्लीज शब्द को हटा देंगे। लेट अस से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इट इज सजेस्टेड दैट का प्रयोग करेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये इंपरेटिव सेंटेंस का है। अब इसका दूसरा नियम, यदि किसी वाक्य में लेट लगा हो और उसके साथ अस न लगा हो तो क्या करेंगे? देखें, जैसे एक्टिव वॉइस में लेट मी रीड दिस स्टोरी, क्या लिखेंगे साहब? जल्दी से यहां आप लेट लिखेंगे, लेट के बाद दिस स्टोरी, बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म, बाय मी। काम करने वाला डूअर कौन है? बन गया साहब। जैसे है लेट हर प्ले क्रिकेट, क्या होगा? लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हर, ऐसे हो जाएंगे। देख रहे हैं, ये इसके लेट में अगर बी शब्द लगा हो तो। अब थोड़ा सा हटकर, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं, दूसरे तरह के सेंटेंस। यदि सेंटेंस में इन्फिनिटिव हो तो
उनकी पैसिव वॉइस कैसे, जैसे देखें पहले देयर के यूज से, देयर इज नथिंग टू पे, इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे? अदा करने के लिए कुछ नहीं है, बड़ा आसान है साहब, ध्यान से देखें, ये सब चीजें हर जगह आपको नहीं मिल पाएंगी। क्या लिखेंगे यहाँ? देयर इज नथिंग टू पे। इन्फिनिटिव जब भी हो, इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसकी पैसिव क्या होगी? टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू बी पेड। अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप किसी भी तरह का सेंटेंस हो तो बना सकते हैं। जैसे देखें देयर इज someone to talk, क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे there is someone to be talked। बन गया सब? हुआ कि नहीं? अब देखिए इन्फिनिटिव का ही दूसरे तरह का सेंटेंस, ठीक है, देयर का तो हो गया, अब अगर इट का प्रयोग हो जाए इन्फिनिटिव में ही तो उसको कैसे बनाएंगे? उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, देखते हैं। इट इज टाइम टू टीच मैथ्स, इट इज टाइम टू टीच मैथ्स। देखें क्या लिखेंगे यहां? इट इज टाइम, इतना लिखा ना आपने, इसको आपने लिख दिया। इसको लिखने के बाद आप हमेशा फॉर लिखेंगे, और फॉर लिखने के बाद आप उस नाउन को लिखेंगे जो वहां लिखा रहेगा। ये हमेशा याद रखेंगे। इट इज टाइम फॉर मैथ्स टू बी टॉट। ये तरीका सही है इसका। उस इन्फिनिटिव के बाद अगर कोई नाउन यहां लिखा हुआ हो तो उस नाउन को यहां लिखते हैं फॉर लिखकर। एक सेंटेंस और देखें, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। क्या लिखेंगे अब? इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। इस तरह से जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है ना? ऐसे इन्फिनिटिव वाले वाक्यों को हम बनाएंगे। जब दो वाक्य हो, दो क्लॉज हो, दो पार्ट हो एक सेंटेंस के, तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं देखें। He asked me if he would help। ठीक, ए सेंटेंस हो गया सब। ये एक्टिव वॉइस में मान लीजिए इसको पैसिव बनाना है तो क्या लिखेंगे? ये दो पार्ट हैं इसके, एक ही सेंटेंस बताओ, इतने से ही आप समझ जाए। He asked me if he would help। जब भी दो सेंटेंस हो, बीच में कोई कंजंक्शन हो, बीच में अगर कोई कंजंक्शन हो तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय ध्यान रखते हैं
केवल इसी फर्स्ट पार्ट को ही बदलते हैं। यहाँ हो जाएगा फर्स्ट पार्ट को ही केवल बदलते हैं, मी को इधर ले आएंगे, आई वाज आस्क्ड। अब यहाँ बाई हिम को लिखना अच्छा नहीं माना जाता साहब, इसलिए लिखते ही नहीं। ही वाज आस्क्ड इफ ही, हो गया, सेंटेंस आपका बन गया। एक सेंटेंस केवल और देख लें बस। ही टेल्स हर दैट कविता कैन रीच देयर। सेंटेंस हो गया, दो पार्ट है इसके भी, बीच में कंजंक्शन है, इसी को केवल बनाएंगे पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा? शी इज टोल्ड, टेल्स का टोल्ड हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इज हो जाएगा, दैट हो जाएगा, बाकी कविता कैन रीच देयर। सही है, ये इसका एक्टिव है, ये इसका पैसिव। केवल दो पार्ट अगर हैं तो पहले वाले को ही हम पैसिव में बनाएंगे, दूसरे वाले को पैसिव में नहीं बनाएंगे। अब आप देखिए, आपके सामने मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं, कुछ क्रियाएं लिखी हैं। लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैंने इसको लिख दिया, फिर आपके सामने ले आया। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड, डिससेटिस्फाइड, क्यूरल्ड, इनके साथ हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब बाई यहाँ नहीं लगाएंगे। अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो बाई का प्रयोग वहाँ हम नहीं करेंगे। डिपेंडेंट, इंसिस्ट, कैंग्रेचुलेट, इनके साथ हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन को लिखेंगे। यहाँ भी हम बाई नहीं लिखेंगे। ओब्लाइज्ड, नॉन, इनवाइटेड, एडिक्टेड, लेसन, प्रेफर्ड, इनके साथ हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहां भी बाई नहीं लिखेंगे। अमेज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, नॉक्ड और एनायर्ड, इनके साथ हम ऐड का प्रयोग करेंगे। ये अगर लिखे जाएं किसी वाक्य में, इन्हें याद करना होगा आपको। ये क्रियाएं अगर हैं तो जो हम डूअर लिखते थे बाई लगाकर, कार्य करने वाले को, वो हम बाई नहीं लिखेंगे। एक दो सेंटेंस आई हम इसमें से देख लेते हैं। जैसे देखें, एक्टिव का, ही नोज यू, नो आ गया सर। यहां आप पैसिव इसका बनाएंगे, क्या होगा? यू आर नॉन टू हिम, देख रहे हैं, यू आर नॉन टू हिम, बाई हिम नहीं होगा, ही को इधर ले जाएंगे, बाई हिम नहीं होगा। ये सेंटेंस आपका सही है। जैसे देखें फिर से, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, क्या लिखेंगे आप? I was surprised, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, वाज हो जाएगा, मी इधर आएगा, आई हो जाएगा। आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। देख रहे हैं ना, सरप्राइज के साथ एट लिखेंगे। यानी ये जितने हैं इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें, और इसको कॉपी पर नोट करें। आप इसको पूरा लर्न कर लें, याद कर लें कि इनके साथ आता है तो विथ लगेगा, इनके साथ ऑन, इनके साथ टू, इनके साथ ऐड। इस तरह से साहब ये रही आपके पैसिव वॉइस की वीडियो। तो हम इसमें आपको इतना ही बताएंगे। इसके अलावा आप अपनी बुक खोल लें, पूरा वीडियो हमारा देखें, देखने के बाद आप बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। और अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अपने कमेंट से मुझे प्रोत्साहित करें। अगर अच्छा लग रहा हो तो मैं आगे फिर से काम करूँ।
धन्यवाद।